फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ये क्या है और यह किसी भी देश के डेवलपमेंट में किस तरह से यह एक प्रोमिनेंट फैक्टर के रूप में है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण से कि जैसे आजकल इंडिया में आईफोन है ना का डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग हाई प्राइस भी इसके लिए पे करने के लिए तैयार है ना। अब जैसे आईफोन 12 प्रो का कीमत इंडिया में लगभग 1,14,000 रुपया पड़ता है। ठीक, और यही इसका प्राइस यूएसए में मात्र 89,000 इंडियन रुपया में। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके प्राइस में, सेम चीज के प्राइस में अंतर बहुत ज्यादा पा रहे हैं, लगभग 1.5 गुना है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंपोर्ट कराएगा तो यूएसए में पहले तो मैन्युफैक्चर हुआ तो उस पर वहाँ के गवर्नमेंट ने है जो टैक्स लगाया, कस्टम लगाया है ना। तो मान लिया जाए कि वहाँ पर आईफोन की कीमत एक्स था, उस पर वहाँ यूएसए गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। तो वहाँ उस पर चूंकि एक्सपोर्ट होने वाला है तो उसका प्राइस हो गया x+y। अब एक्सपोर्ट के दौरान है जो उस पर कस्टम लगा है ना, ड्यूटी लगा, उसका दाम हो गया z। उसके बाद फिर वह इंडियन मार्केट में आया तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस पर कुछ कस्टम लगा दिए है ना, यही कस्टम इंडियन गवर्नमेंट वाला z, और उस पर कुछ टैक्स जैसे जीएसटी टैक्स जोड़ दिया। तो मान लिया जाए कि 1। तो अब इसका इंडियन प्राइस में, अब इस मोबाइल का इंडिया में प्राइस हो गया x+y+z+1। ठीक, हम देख रहे हैं कि सेम वही चीज का यहाँ इंडिया में प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, सेम प्रोडक्ट का। तो इससे होता है कि पब्लिक को ज़्यादा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है सेम गुड्स एंड सर्विस के लिए। तो इसके लिए सरकार है जो उसे MOU साइन करता है ना, जिसमें वह कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि आइए मेरे देश में और यहीं पर असेंबल कीजिए, यहीं पर इसको मैन्युफैक्चर कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए। अब जैसे एप्पल ने गुजरात में है जो अपना असेंबल फैक्ट्री लगाया है ना। तो अब यहीं असेंबल करेगा, यहीं से इंडिया में है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसके अपेक्षा में अब प्राइस पहले के अपेक्षा में थोड़ा कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस पर अब यहीं पर मैन्युफैक्चर होगा, मान लिया जाए कि यहीं पर मैन्युफैक्चर होगा, यहीं के लोग को जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उसके अपेक्षा में तो प्राइस कम जाएंगे, तो सस्ता मिलेगा पहले के अपेक्षा में। तो इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है जो आए, यहाँ पर प्लांट लगाए है ना, उसमें टेक्नोलॉजी लाए और यहाँ के इंजीनियर सीखेंगे उसको, फिर सेम उस टेक्नोलॉजी के यूज करके कुछ अदर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो सिर्फ फायदा ही फायदा है ना। जैसे देख रहे हैं कि जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा है ना, स्किलफुल नॉलेज होगा, स्किलफुल लेबर होगा है ना, यहाँ प्राइस भी कम जाएगा, इंडिया के जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगा। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे दिख रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर यही काम करते हैं, जो किसी देश में आकर के वहाँ इन्वेस्ट करते हैं
और इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ जो क्रिएशन होता है और उससे फिर फायदा कमाते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है, कंपनी को भी होता है और जिस देश में लगा है उस देश में भी फायदा होता है, उस देश के पब्लिक को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, जॉब क्रिएशन होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर इस तरह से कुछ देश को डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अब अंडर दिस फॉरेन कंपनी वुड इन्वेस्ट बाय सेटिंग अप द फैक्ट्री फार्म इन द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एंड सर्विसेज। उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे। और एफडीआई है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब है हो गया कि इसके लिए आप पहले किसी कंट्री में जाएंगे, वहाँ के गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपना जो बिल होगा उसको पास करवाएंगे, फिर आप अपना प्लांट लगवाएंगे, उसमें मशीन सेट कराएंगे, फिर वो फैक्ट्री चलना शुरू होगा। तो धीरे धीरे जा करके कुछ टाइम तो लगेगा, उसके बाद आपको वो बेनिफिट दिखेगा। इसीलिए एफडीआई है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है ना। और इसमें है जो आप 3 टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडीआई में आप 3 टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो होता है इक्विटी इनफ्लो, दूसरा होता है री इन्वेस्टेड अर्निंग, और तीसरा होता है अदर कैपिटल। एफडीआई है जो 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करता है। पहला होता है इक्विटी इनफ्लो, दूसरा होता है री इन्वेस्टेड अर्निंग, और तीसरा होता है अदर कैपिटल। अब ये इक्विटी इनफ्लो होता है, इसमें है जो आपका पैसा कंपनी में ही लगा रहता है लाइफ टाइम के लिए। आपको सिर्फ इसका मालिकाना हक मिलेगा और आपको उसका शेयर मिलेगा, आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, वो कंपनी में हमेशा लगा हुआ ही रहता है। माने इसमें आपको होली ओनरशिप, मालिकाना हक मिलेगा 100%, है ना, होली ओनरशिप। और री इन्वेस्टेड में होता है कि जैसे आप जो बेनिफिट हुआ आप वो अपने देश में न ले जा करके फिर से वहीं पर अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने में, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करने में, अपने फर्म को ब्रांच खोलने में इन्वेस्ट कर दिए, फिर से वहीं इन्वेस्ट कर दिए, मैंने अर्न प्रॉफिट एंड री इन्वेस्ट, राइट। और अदर कैपिटल में हो गया कि इट इंक्लूड दैट टाइप शेयर विच कैन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जैसे डिवेंचर के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से जो कंपनी फंड इरेज करती है, तो उसको है जो पढ़े हैं ना T1 T2 पढ़े हैं ना, जो शेयर है जो इक्विटी में बदल जाता है और उसमें आपको मालिकाना हक मिलने लगता है कंपनी के शेयर में, है ना। तो इस तरह से 3 टाइप के इंक्लूड होता है एफडीआई इन्वेस्टमेंट में, राइट। अब एफडीआई इन्वेस्टमेंट है जो 3 टाइप के होते हैं। 3 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इक्विटी इनफ्लो, री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड अदर कैपिटल के माध्यम से। अब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो तो जान चुके हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप। प्लेटफॉर्म एफडीआई व्हेन द कंपनीज मैन्युफैक्चर इन द फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। हॉरिजॉन्टल एफडीआई व्हेन द कंपनी duplicates the same work in the foreign country। और तीसरा होता है वर्टिकल एफडीआई, जिसके माध्यम से होता है कि व्हेन ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए पार्ट ऑफ और कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इन ए फॉरेन कंट्री। चलिए तो इसका मतलब समझते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल एफडीआई वह है जो सेम टू सेम वर्क करेगा, सेम टू सेम वर्क। उदाहरण के लिए जैसे जापान में होंडा है जो वहाँ 4 व्हीलर बनाता है, तो इंडिया में भी आके वो 4 व्हीलर बना रहा है ना। तो ये सेम टू सेम वर्क हो गया, तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। और वर्टिकल एफडीआई
तो वर्टिकल एफडीआई उसको कहते हैं जैसे सम पार्ट मैन्युफैक्चर। अब जैसे मान लिया जाए कि मारुति सुजुकी है, तो इंजन बना रहा है जापान में, लेकिन यहाँ बॉडी, टायर, है ना, ये सब बना रहा है अपना इंडिया में, जबकि इंजन बना रहा है जापान में। मैंने सम पार्ट मैन्युफैक्चर इन फॉरेन कंट्री, है ना, तो इसको कहेंगे वर्टिकल एफडीआई। अब होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई के मतलब होता है कि किसी भी फॉरेन कंट्री को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करना, वहाँ मैन्युफैक्चर भी करना, उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद अदर कंट्री में एक्सपोर्ट भी करना। अब जैसे मारुति सुजुकी है जो अपना प्लांट इंडिया में ही लगाए हुए है ना, और यहाँ से है जो वह पाकिस्तान भी गाड़ी एक्सपोर्ट करता है, नेपाल में भी एक्सपोर्ट करता है, भूटान में भी एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया को मारुति सुजुकी एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, और यहीं पे मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और यहीं से एक्सपोर्ट भी कर रहा है अदर देश के लिए, तो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। यानी हम एफडीआई को 3 टाइप में देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एफडीआई, एक वर्टिकल एफडीआई और एक प्लेटफॉर्म एफडीआई। तो एफडीआई ये कंसेप्ट है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एफपीआई। तो वो क्या है उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।